मैं आपके बीच लाइव आ गया हूँ। आप जल्दी से जल्दी मुझसे जुड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। हमारे भ्रष्टाचार विरोधी मंच केसरिया के जो हेड हैं वो बबलू राजपूत जी आ चुके हैं। बबलू राजपूत जी को नमस्कार। विपुल प्रसाद गुप्ता जी को भी नमस्कार। सुधीर कुमार सिंह, जय जय सिया राम, जय श्री राम। आज के दिन बहुत ही हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज मैं शिवहर की धरती शिवहर से लाइव हूँ आप लोगों के बीच। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि मैं बात आपको आपके सामने रख सकूं। ये चुनावी सीजन भी है, चुनावी माहौल है बन चुका इस समय आपको मुझसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं ही वो एक व्यक्ति हूँ जो निष्पक्ष बातें आपके सामने रखता हूँ। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, ना ही किसी पार्टी का सदस्य हूँ। सिर्फ और सिर्फ शिवहर के विकास की बात करता हूँ। आज शिवहर की धरती से शिवहर का बेटा आपके बीच लाइव है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मुझसे जुड़े। चलिए अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले बागमती मैया को प्रणाम और बाबा भुवनेश्वर नाथ को भी प्रणाम। हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी बात आज शुरू करना चाहूँगा शिक्षक दिवस की शुभकामना के साथ। शिक्षक वो व्यक्ति है जिसके गोद में सृजन और विनाश दोनों एक साथ पलता है। यह वो शख्सियत है, यह वो व्यक्ति है जो समाज में परिवर्तन लाने की कुव्वत रखता है, परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। जो यह वह व्यक्ति है जो शिक्षा को व्यापार नहीं समझता। शिक्षक एक समाज सुधारक है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शिक्षक की महत्व को समझें। शिक्षक अगर आज द्रोणाचार्य बन जाए तो आज भी अर्जुन पैदा हो सकता है, आज भी एकलव्य पैदा हो सकता है। तो कमी है हमारे समाज में। शिक्षक तो हैं, लेकिन वो शिक्षक कम, व्यापारी ज्यादा हैं। द्रोणाचार्य नहीं। तो शिक्षक की महत्ता को समझते हुए शिक्षक अपने दायित्व को समझे, शिक्षक अपने फर्ज को समझे। शिक्षक को सिर्फ समाज सुधार ही नहीं करना, सिर्फ शिक्षक को मानव शिक्षा सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं उनका कर्तव्य है। समाज सुधार के साथ साथ मानव निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण, ये सब शिक्षकों के कंधे पे एक भार है और शिक्षक को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं देखता हूं कि शिक्षक शिक्षा देने के साथ साथ स्कूल में ठेकेदारी का काम करते हैं। जो मिड डे मील भोजन है, जो सरकार की तरफ से बच्चों को के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, उसमें दलाली का काम करते हैं। तो इन सबको समझने की जरूरत है। शिक्षक को सिर्फ द्रोणाचार्य बनने की जरूरत है। समाज में बहुत सारे अर्जुन पैदा होंगे और फिर समाज को एक नया दिशा मिलेगा,
समाज का विकास होगा, समाज बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो। इसका कारण समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, शिक्षा सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार, और जिसके बाबत हमने ये आरटीआई तैयार किया है। ये आरटीआई है जो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक, प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में शिक्षा से संबंधित 2 आरटीआई हमने तैयार किए हैं। ये कल फाइल हो जाएगा और शिवहर के शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम करेगा। मैं बताता हूं आपके प्रश्न इसमें। मैं आपके कुछ प्रश्न और चाहूंगा। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं आप सुनिए ध्यान से। निवेदन है कि जनवरी 2015 से सूचना प्रदान करने के दिन तक की जिला शिवहर में संचालित सरकारी स्कूलों, प्राथमिक, मध्य एवं उच्च से संबंधित समस्त सूचनाएं क्रमशः निम्नांकित बिंदुओं के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 100 का संज्ञान लेते हुए यथासंभव डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी या ईमेल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सत्यापित कर प्रदान करें। यदि निबंधित डाक द्वारा सूचनाओं को प्रदान की जाती है तो ऐसा करने की स्थिति में धारा 100 अनुसार अनुसरण करने का कारण स्पष्ट करें, अनसुना करने का कारण स्पष्ट करें। अब मैंने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न देखिए। जिले में संचालित क्रमशः समस्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल की पूर्ण विवरणी एवं क्रमशः वर्षवार एवं स्कूलवार कार्यरत नियोजित एवं नियमित शिक्षकों की संख्या, नाम, प्रथम योगदान की तिथि एवं योग्यता सहित विवरणी। दूसरा प्रश्न है क्रमशः समस्त स्कूल को प्रदान किए गए समस्त मदों एवं मद के व्यय की क्रमवार पूर्ण विवरणी। तीसरा प्रश्न है वर्षवार क्रमशः समस्त स्कूलों के छात्र एवं छात्राओं की वर्षवार एवं वर्गवार संख्या रिपोर्ट एवं वर्षवार एवं वर्गवार वार्षिक परीक्षा में पास एवं फेल छात्र छात्राओं की संख्या। चौथा प्रश्न है क्रमशः वर्षवार एवं स्कूलवार समस्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या एवं क्रमशः समस्त स्कूलों की छात्रवृत्ति राशि वितरण रजिस्टर की फोटोकॉपी। ये तो पहला आरटीआई है। दूसरा आरटीआई में पूछे गए क्वेश्चन। पहला, वर्षवार जिले को प्राप्त समस्त शिक्षा बजट की पूर्ण विवरणी। शिक्षा के नाम पर पूरे जिला में कितना बजट खर्च किया जा रहा है उसकी पूर्ण विवरणी। दूसरा, क्रमशः समस्त विद्यालयों से संबंधित शिक्षा समिति के गठन की वैधता का प्रमाण, विद्यालय शिक्षा समिति के गठन की वैधता का प्रमाण एवं क्रमशः समस्त शिक्षा समितियों के व्यय की पूर्ण विवरणी। तीसरा प्रश्न है क्रमशः उन समस्त फंडों की जानकारी विद्यालय के नाम के साथ दे जो विद्यालय मरम्मत एवं नया भवन बनाने के लिए विभाग द्वारा निर्गत किया गया या निर्गत करने की अनुशंसा की गई। विद्यालय के मरम्मत एवं नव निर्माण में उपयुक्त सामान का समस्त बिल जो इन समस्त निर्माण से संबंधित है प्रदान करें। दोस्तों ये सारे प्रश्न हैं जो मैंने आरटीआई के थ्रू पूछा है। तो ये शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार की तरफ ले जाता है और इन बातों की जानकारी हमने मांगी है। दोस्तों आप जानना चाहेंगे कि अभी तक कोई प्रशासनिक पदाधिकारी या भ्रष्टाचारी जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचा या कोर्ट के रास्ते कोर्ट तक क्यों नहीं घसीट के लाया गया। इसका मुख्य कारण यह है कि लॉकडाउन की वजह से सारे कोर्ट बंद हैं और कोर्ट की प्रक्रिया नहीं चल रही है। दोस्तों सिवाय जमानत के और स्टे प्रोसेस के और कोई भी प्रक्रिया कोर्ट में नहीं की जा रही है और किसी तरह के अन्य केसों का संज्ञान कोर्ट नहीं ले रही है। इन्हीं वजहों से मैं अभी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखा पाया हूं। फिर भी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में तो बहुत हद तक मैं कामयाब हो चुका हूं। दोस्तों अब एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी हमारे गांव में, जो मेरा गांव सिंगाही है, सिंगाही में देवेंद्र सिंह बबलू नाम का एक व्यक्ति है जो जिनकी मृत्यु मात्र 35 वर्ष की उम्र में हो गई। दोस्तों मैं उनकी आत्मा की शांति और उनके परिवार को ऐसे समय में भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि उनको इस संघर्ष से लड़ने की क्षमता भगवान प्रदान करें। और दोस्तों मैं इनके नाम का चर्चा इसलिए खासकर किया है कि मात्र 35 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई और इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों इनको गलत आदतों की वजह से भी इनकी मौत हुई है और जिसमें समाज के ही कुछ व्यक्ति जिम्मेदार हैं इनको गलत आदतों में धकेलने के लिए। तो मैं उन व्यक्तियों को कहना चाहता हूं, समाज के नवयुवकों को यह संदेश देना चाहता हूं दोस्तों
कि ऐसे व्यक्ति जो आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं उनसे सतर्क रहें, उनसे सावधान रहें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको सिर्फ गलत रास्ते पर ले जाकर मौत के मुंह में ढकेल देते हैं और ऐसे असहाय स्थिति में आपका सहारा फिर आपके परिवार या आपके बहुत करीबी जो आपके शुभचिंतक है वही बन सकते हैं। इसलिए हर एक नवयुवक को सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे चालाक और सियार जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति जो समाज में हैं उनको पहचानने की जरूरत है और उनसे दूरी बनाए रखने की जरूरत है। दोस्तों, मैं ये और एक बात बताना चाहूंगा, ये कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से सुंदरपुर क्वारंटाइन सेंटर में भी भर्ती रहे। अब हो सकता है कि ये सरकार की गड़बड़ी या किसी जांच प्रक्रिया में गड़बड़ी की वजह से कोरोना से ये पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाए हों और इन्हें घर भेज दिया गया हो, और ये भी एक वजह हो सकता है उनके इम्यून सिस्टम को खराब करने का, और शायद कोरोना की वजह से ये मौत के मुंह में चले गए। तो हम लोगों ने ये उनको सुझाया है कि आपकी मौत हो सकता है अगर कोरोना की वजह से हुआ है तो आपको सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की अनुदान राशि मिल जाएगी। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और कागजी कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्द 4 लाख रुपए की सरकार की मुआवजा राशि देने की प्रयास करेंगे। इसमें समाज के लोगों की सहायता अपेक्षित है और उम्मीद है कि समाज के अन्य व्यक्ति भी उनको ऐसे समय में सहायता प्रदान करेंगे और उनके परिवार के साथ मुसीबत की इस घड़ी में एकजुट होकर खड़े मिलेंगे। अब मैं एक नए तथ्य की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं, दोस्तियां कांड में जो दोस्तियां में दंगे हुए थे उस कांड में नामजद अभियुक्तों को मैंने 3 तारीख को जमानत दिलवा दिया। मैं इसी काम की वजह से शिवहर की धरती पे आया था और उनको 3 तारीख को मैंने जमानत दिलवा दिया है और 4 तारीख को उनको सरेंडर भी करा दिया, सरेंडर करके उनको फाइनल जमानत दिला दिया। 3 तारीख को मैं उनको जमानत दिलाने में कामयाब रहा हूं और उन सभी अभियुक्तों से ये प्रार्थना करता हूं और ये आग्रह करता हूं कि आप लोग समाज में शांति बनाए रखें। इसी शर्त पे आपको जमानत मिला है और कृपया किसी तरह के अफवाह या ऐसी बातों में ना आए और शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लक्ष्मण पटेल जो कि महाचोर और सुपर डीएम का काम कर रहा है और प्रशासन में जिला में सभी तरह के भ्रष्टाचार के लिए ये सुपर डीएम जो लक्ष्मण पटेल है ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है और समाज में ये इस तरह का की बात फैलाने का काम कर रहा है कि राकेश जी अब नहीं बोल रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं तो ये जानते हैं कि किसी तरह का सेटलमेंट हो गया है, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मेरा सेकेंड अपील है। मैंने आरटीआई फाइल किया था इनके पेपर के बाबत, अब ये सेकेंड अपील है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सेकेंड अपील, क्योंकि फर्स्ट अपील का जवाब नहीं आया। मैंने इनके नौकरी से संबंधित सारे सूचना मांग रखे हैं कि इनको नौकरी कैसे दी गई, किस आधार पे दी गई, इनके पास कुल संपत्ति क्या है, इसका सारा ब्यौरा मांग रखा है। मैंने आरटीआई लगाया, उसका जवाब नहीं दिया गया। फर्स्ट अपील लगाया, नहीं दिया गया। ये द्वितीय अपील है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा, ये सेकेंड अपील हमने लगाया हुआ। ये सेकेंड अपील सिर्फ हमने इसी बाबत लगाया क्योंकि फर्स्ट अपील का जवाब नहीं मिला, आरटीआई का जवाब नहीं मिला। ये साफ तौर पर ये मैसेज दे रहा है, हमें तो कानूनी प्रक्रिया, हम कोर्ट के ऑफिसर हैं, कोर्ट ऑफिसर हैं, तो इसलिए कानूनी प्रक्रिया ही हमारे पास मात्र एक उपाय है और उसी जरिए हम चल सकते हैं। हमने सूचना मांगी, नहीं दिया गया, जानबूझ के नहीं दिया गया। फर्स्ट अपील में सूचना नहीं दी गई। ये साफ तौर पे संकेत देता है कि ये गलत है और डीएम के साथ मिलकर ये सारा गलत काम कर रहा है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि डीएम चोर है। अगर डीएम चोर नहीं होता तो जिला में इस तरह से कुव्यवस्था नहीं होती, इस तरह का माहौल नहीं होता, इस तरह का की चोर बाजारी नहीं होती और इतना व्यापक रूप में भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखता। ये सब यहाँ पे हो रहा है, इसका मुख्य कारण ये लक्ष्मण पटेल है और लक्ष्मण पटेल की वजह से जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो सारे आके यहाँ चोरी करना सीखते हैं, उसी के सर पे चोरी करते हैं और ये अपार संपत्ति का मालिक है, अकूत संपत्ति का मालिक बन चुका है ये 4th ग्रेड का एक कर्मचारी।
और इसके बाबत मैंने सेकेंड अपील लगाया। सेकेंड अपील का जवाब नहीं आने पे मैं सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में डालूंगा, फाइनली इनको कोर्ट में ले जाऊंगा, लेकिन कोर्ट जब तक नहीं खुलता हमारे हाथ भी बंधे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, मैंने कोरोना से रिलेटेड जो 69 लाख का घोटाला था, 11,500 व्यक्तियों के नाम पर जो 600 रुपए पर व्यक्ति के नाम पर था, ये प्रथम अपील, उसकी भी सूचना नहीं दी गई। तो फिर मैंने ये प्रथम अपील बनाया है, तैयार किया है, ये कल चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जिला प्रशासन के उस पर, जिला प्रशासन के स्तर पर किस तरीके से आरटीआई जो सूचना का अधिकार है उसके उस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। 30 दिनों में सूचना देनी होती है, आरटीआई सूचना नहीं प्रदान की जाती। तो जिला प्रशासन किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसका साफ साफ संकेत ये आरटीआई का जवाब नहीं मिलना और सबका फर्स्ट अपील, प्रथम अपील डालना, फिर द्वितीय अपील में जाना, ये साफ साफ संकेत देता है कि कितना व्यापक है भ्रष्टाचार और किस तरह से संलिप्त हैं ये सारे प्रशासन, ये जिला पदाधिकारी और ये जिला में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो किसी भी बात की सूचना नहीं दी जाती। तो इस तरह का जो माहौल है जिला में, इस तरह का जो भ्रष्टाचार है व्याप, उसके लिए लड़ने का मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं और निरंतर लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। दोस्तों, आपको रिजल्ट देखना है तो कुछ दिन और, रिजल्ट देखने का मतलब है रिजल्ट आपको कोई प्रशासनिक अधिकारी का नौकरी चला जाना, सस्पेंड हो जाना, जेल के अंदर होना, उनके संपत्ति को जब्त करना, इस तरह का रिजल्ट अगर आपको देखना है तो इसके लिए कुछ दिन और आपको इंतजार करना पड़ेगा और कोर्ट के खुलने का भी इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ बातों की तरफ जो मैं बार बार आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो है जो मेडिकल सिस्टम है, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो तो आप जानते हैं कितना बेकार है। शिवर में डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स कम हैं, डॉक्टर्स समय पे नहीं आते, पैरामेडिकल स्टाफ समय पे नहीं आते, पैरामेडिकल स्टाफ्स की उपलब्धि कम है। इस बाबत भी मैं आरटीआई लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। कितने पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने होने चाहिए, कितने फंड्स आते हैं, बजट, इन सब की तैयारी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, एक एक करके करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। अभी एक मामला आ रहा है, क्वैक का मामला। क्वैक क्वैक उसको कहते हैं जो डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं होती फिर भी वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह की तमाम घटनाएं मुझे मिल रही है, सुनने को मिल रही है, जिसमें क्वैक के द्वारा इलाज किया गया और फाइनली उसको स्वर्ग को सिधारना पड़ा। तो इसका कारण ये है कि उनके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, बावजूद इसके वो प्रैक्टिस में है और उनको ज्ञान पूरा होता नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान होने की वजह से वो ठीक से इलाज नहीं करते और उसका रिजल्ट और उसका खामियाजा एक व्यक्ति और उसके बाद उसके पूरे परिवार को झेलना पड़ रहा है। ऐसे तमाम घटनाएं मेरे पास सुनने को आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डॉक्टर है संतोष कुमार सिंह, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले लाइव में भी आपको चर्चा किया। संतोष कुमार सिंह जो तरियानी ब्लॉक में बैठते थे, उनके पास से ये सूचना मेरे पास आई। तरियानी ब्लॉक में एक व्यक्ति है संतोष कुमार सिंह, एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे, उनके पास कोई एमबीबीएस की डिग्री नहीं, बावजूद इसके प्रैक्टिस किया और 6-7 साल की एक बच्ची उनका शिकार बन गई। अभी दोस्तियां चौक पर एक डॉक्टर बैठते हैं, उपेंद्र सिंह, ये डॉक्टर नहीं है, इनके पास कोई एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, झोला छाप डॉक्टर है और ये 1.5 साल की जेल काट के भी आ चुके हैं। सेक्शन 304 में नेग्लिजेंस की वजह से मौत, मरीज की मौत होने की वजह से, और इनके शिकार आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति होता रहता है। तो मैं जिला पदाधिकारी, जिला प्रशासन का को इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे क्वैक, ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों के प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया जाए और इनके लिए कुछ गाइडलाइंस इशू किया जाए। दोस्तों, चुनाव बहुत नजदीक है। अब जब चुनाव नजदीक होता है तो तरह तरह की ऊहापोह की स्थिति होती है और ऐसे हालात में आप जानते हैं बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, बहुत सारे अटकलों का बाजार बहुत गर्म होता है। दोस्तों, तरह तरह के लोग, तरह तरह के व्यक्ति अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। मैं
इस समय जो ऊहापोह की स्थिति है, जो कंफ्यूजन का स्टेज बन चुका है लोगों के बीच, आम जनता के बीच, आम जनता कंफ्यूजन की स्थिति में क्या करें और क्या ना करें, तो स्थिति बहुत साफ है। मैं इस तरफ आप कृपया ध्यान से सुने, स्थिति बहुत साफ है। आप धर्म जाति से ऊपर उठिए, विकास को चुनिए। विकास, आप धर्म जाति से ऊपर उठिए। कौन उम्मीदवार है कौन नहीं है इसको मत देखिए, सिर्फ विकास को चुनिए। अब विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब वो व्यक्ति जो साफ छवि का हो, जो ईमानदार हो, वो व्यक्ति जो शिक्षित हो। ये सरफुद्दीन विधायक की तरह अंगूठा टेक नहीं हो, धूल धूल के अपने भाषण को पढ़ के बोलता है, तो संवाद भी झूल झूल के आंख बंद करके, जो ऐसे व्यक्ति को नहीं, शिक्षित हो, ईमानदार हो, और जिसकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठता, जिसके इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं। तो मैं यही बार बार आपको कहता हूं, धर्म जाति से ऊपर उठिए, विकास को चुनिए। विकास का मतलब जो शिवहर में रेल लाने का वादा पूरा करे। रेल, आपको बताऊं, आज आजादी के 74वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के बावजूद, आज 74 साल होने के बावजूद, शिवहर की कनेक्टिविटी, शिवहर की धरती रेलवे से नहीं जुड़ी। ये कितने शर्म की बात है। ये शर्म की बात है सांसद के लिए, ये शर्म की बात है विधायक के लिए, ये बड़े ही शर्म की बात है आम शिवहर की जनता के लिए। जो शिवहर की धरती आज भी रेलवे से महरूम है, आज भी रेलवे के लिए तरस रही है। और कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, कितने ने वादा किया, किसी ने भी नहीं निभाया। सबने झूठ बोला है, सभी पार्टियों ने। यही लालू यादव ने इस धरती को वादा किया था रेलवे देने का। आज इतने सालों बाद उसी का बेटा फिर आने जा रहा है। एक बाप ने झूठ बोला, अब बेटा का क्या विश्वास किया जाए। शिवहर की धरती आज भी रेलवे से महरूम है, रेलवे के लिए तरस रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सिर्फ ऐसे व्यक्ति को चुने जो रेलवे के लाने का वादा पूरा करने की हिम्मत रखता हो, जो रेलवे का वादा पूरा करने की कोशिश करने की, पूरा कोशिश नहीं, रेलवे को लाकर यहाँ पर स्थापित करने की हिम्मत रखता हो, जज्बा रखता हो, जुनून रखता हो। ऐसे व्यक्ति को नहीं जो सिर्फ खोखले वादों में डूबा हो, सिर्फ वादा करता हो, निभाना उसे नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना, किसी अपराधी को नहीं चुनना, ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना जो अशिक्षित हो। विकास को चुनना है, शिक्षित को चुनना है और ईमानदार को चुनना है। NH 104 का मुद्दा, जो इतना पुराना मुद्दा है और इतना अहम मुद्दा है, आज तक बार बार शिवहर की जनता यह जानना चाहती है वजह क्या है जो NH 104 पे जितने भी ठेकेदार आते हैं और बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ भ्रष्टाचार है, क्योंकि यहाँ के लोग जबरन वसूली, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी दलाली मांगते हैं उन ठेकेदारों से। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हर बात के कमीशन मांगते हैं। वो बेचारा परेशान होकर यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है। यहाँ की जनता का कोई दोष नहीं है, यहाँ की प्रशासन दोषी है इस बात के लिए कि NH 104 का काम इतने सालों से लंबित पड़ा है। प्रशासन दोषी है। कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर, बाहरी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से आता है, भाग जाता है, काम शुरू करके भाग जाता है, इसका मतलब प्रशासन में खोट है। प्रशासन की दलाली और भ्रष्टाचार इसकी मुख्य वजह है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ काम जो यहाँ शिवहर के लोग कर सकते हैं। शिवहर में भी छोटे छोटे ठेकेदार हैं, छोटे छोटे बेरोजगार ठेकेदार हैं जो जो जिन्होंने जो काम कर सकते हैं, उनको ठेकेदारी नहीं दी जाती है। बिल्डिंग डिवीजन से कंप्लेन आ रहा था हमारे पास, यहाँ बिल्डिंग डिवीजन में जो टेंडर है वो बाहर के पेपरों में प्रकाशित किया जाता है, स्थानीय अखबारों में प्रकाशित नहीं किया जाता। इसका मुख्य वजह दलाली है। और एक बात और सुनने में आ रहा है कि यहाँ ऑफिस में भाई भतीजावाद बहुत चलता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ प्रशासन से, क्या वजह है कि टेंडर लोकल अखबार या स्थानीय अखबारों में नहीं दिया जाता? कुछ ना कुछ मालाफाइड इंटेंशन है।
गलत इरादों की वजह से हमेशा विज्ञापन बाहर के अखबारों में दिया जाता है। इन सब पर आपको गौर फरमाने की जरूरत है और आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं उन अधिकारियों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया अपने भाई भतीजावाद और इस तरह की व्यवस्था से, कुव्यवस्था से शिवहर को मुक्त करें और शिवहर में ईमानदारी और लाकर सुधार करने की जरूरत है। दोस्तों, अभी तक कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ। ये अगर वो नेता जो शिवहर में कॉलेज बिल्डिंग के निर्माण की अपने वादा को पूरा करने की हिम्मत रखता हो, जज्बा रखता हो, उसको चुने। उस व्यक्ति को जो आईटीआई कॉलेज को स्थापित करने का की हिम्मत रखता हो, जो इस वादा को पूरा करने का जज्बा रखता हो, उसको चुने, विकास को चुने। धर्म और जाति से ऊपर उठने की जरूरत है, विकास को चुनने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब इन्हीं बातों के साथ मैं आज का अपना संवाद यहीं समाप्त करना चाहता हूं और आपसे विदा चाहता हूं। आज इस शिवहर की धरती से मैं आज लाइव था। ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण और पल है कि शिवहर की धरती से ही शिवहर के लोगों से जुड़ा हूं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरी जिंदगी में, और खुशी का पल इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।